लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर आप नहीं जुड़े हैं तो अभी तक। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए और जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा एक कथन है जो सही है। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, सही लिखा है या सही नहीं लिखा है। सही नहीं लिखा होगा तो आंसर एकदम चेंज हो जाएगा और अगर गलत लिखा होगा तो आंसर एकदम चेंज हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है इंक्लूड करना। ये वर्ड ही बना है इंक्लूजन से, यानी समावेशन, इंक्लूड करना। किसको इंक्लूड करना? फॉर ऑल चिल्ड्रन। एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन में विश्वास रखता है, यानी हर प्रकार के बच्चे को क्लासरूम में कंफर्टेबल महसूस कराना या उसको सिखा पाना, उसको इंक्लूडेड फील कराना, अलग थलग महसूस ना कराना। चाहे वो किसी भी जाति से हो, संप्रदाय से हो, समूह से हो, उसको कोई अक्षमता हो, कोई डिसेबिलिटी हो, कोई गिफ्टेडनेस है, क्रिएटिविटी है, अच्छा है, बुरा है, जो भी आपको लगता हो अपनी नजर में, लेकिन सारे बच्चे आपको इंक्लूड करके चलने हैं। पहला ऑप्शन है इट इज अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेयर इन स्टूडेंट्स विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी लर्न टुगेदर, यानी एक एजुकेशन का ऐसा सिस्टम है जहां बच्चे जिनको डिसेबिलिटी है, कोई अक्षमता है, कोई ऑटिज्म हो सकता है, इसके अलावा आपका कुछ डिसलेक्सिया हो सकता है, किसी को विजुअल इंपेयरमेंट हो सकता है, दृष्टि बाधिता हो सकती है, किसी को हियरिंग इंपेयरमेंट हो सकता है, यानी डिसेबिलिटी वाले बच्चे भी हैं और डिसेबल्ड बच्चे भी हैं और एबल्ड बच्चे जिसको आप कह सकते हैं, या फिर हम ये कहेंगे विदाउट डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी दोनों ही तरह के बच्चे एक क्लासरूम में सीख सकते हैं, उसको इंक्लूसिव एजुकेशन की क्लासरूम कहेंगे। बात एकदम सही है। बी ऑप्शन है इट इज अबाउट एंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन while removing exclusion, discrimination, barriers to learning and participation, यानी कि ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये किस बारे में है? सभी प्रकार के बच्चों को इंक्लूड करने के बारे में है और एक्सक्लूजन को रिमूव करने के बारे में। एक्सक्लूजन क्या होता है या सेग्रीगेशन क्या होता है? कुछ बच्चों को एक्सक्लूसिव राइट्स दे दिए आपने वहां पे, या कुछ बच्चों को एक्सक्लूसिवली आप फेवर कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब है ना वो एक्सक्लूसिव ऑफर्स आते हैं सेल पे, लेकिन बच्चों के लिए आप एक्सक्लूसिविटी नहीं लगा सकते कि आप 4 बच्चे तो आपके फेवरेट हैं, बाकियों को आप पसंद नहीं करते हैं। तो एक्सक्लूसिवनेस को हटाना है, यहाँ पे इंक्लूसिवनेस को लेकर के आना है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हर एक बच्चा पार्टिसिपेट कर सके और एक्सक्लूजन को हम हटा सकें, इंक्लूजन को ला सकें उसकी जगह। थर्ड ऑप्शन है इट व्यूज डिफरेंसेस बिटवीन चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स एज हिंड्रेंसेस फॉर लर्निंग, यानी कि ये जो अंतर है, भाई कोई भी 2 लोग सेम नहीं होते दुनिया में, जैसे 5 उंगलियां सेम नहीं होती या वॉटेवर, हम इस पे बहुत एक कॉमन डायलॉग है हमारे यहाँ चलता है इंडिया में। तो इसमें बच्चों व वयस्कों के बीच अंतर की सीखने में बाधक के रूप में नहीं देखा जाता। ये बात इन्होंने गलत कह दी कि जो अंतर है बच्चों के बीच में, जो डिफरेंसेस हैं, किसी बच्चे को किसी चीज में इंटरेस्ट होगा, किसी को किसी में होगा, उसको एक हिंड्रेंस की तरह नहीं, एक एसेट की तरह देखा जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड, सबको सब कुछ सेम ही पसंद होगा। अगर डिफरेंसेस होंगे ही नहीं बच्चों में तो रोबोट्स बन जाएंगे, है ना, फिर मजा नहीं रहेगा जीने में। फर्स्ट और सेकंड इज द राइट आंसर, यानी ए ऑप्शन में ऐसा है। बाकी थर्ड जो है वो सही नहीं है, तो जहां पे भी थर्ड है बाकी के 3 ऑप्शन में वो गलत हो जाएगा। ठीक, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं एक बार और जवाब दीजिएगा आप भी कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बताइए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, इन अ क्लासरूम ऑफ डाइवर्स चिल्ड्रन, यानी डाइवर्सिटी की बात हो रही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विभिन्नता में एकता का जो सिद्धांत है उसको फॉलो करती है इंक्लूसिव एजुकेशन, या इक्विटी के प्रिंसिपल को फॉलो करती है आसमा। क्या? इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। इक्विटी क्या है? समता का ध्यान रखें, हम बच्चे की नीड के अनुसार जाएं। इक्वालिटी क्या है? चाहे किसी के पैर में चोट लगी है, चाहे किसी के नहीं लगी है, दोनों को साथ दौड़वा देंगे, वो नहीं करना है। यहाँ पे इक्विटी के अनुसार जाना है, ठीक। तो इन अ क्लासरूम ऑफ डाइवर्स चिल्ड्रन, जहां विभिन्न प्रकार के या विविध बच्चों के कक्षा कक्ष में, विद चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज कम्युनिटीज अ टीचर शुड, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो हाशिए पर समुदाय जो है, हाशिए पर जो समुदाय है, यानी वो वंचित समूह के बच्चे होंगे, किसी भी रूप में वंचित रह गए हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, यानी इकोनॉमिक रूप से उतना पैसा नहीं है या घर की स्थिति खराब है, चाहे वो किसी कास्ट की वजह से ऐसा हुआ है समाज में, चाहे वो किसी भी आधार पे अगर वंचित रह गए हैं, हाइट, वेट, कोई बीमारी, कुछ भी हो सकता है ना। तो जो हाशिए पर ऐसी, यहाँ स्पेशली कम्युनिटीज की बात चल रही है, तो डिसएडवांटेज कम्युनिटी जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती हैं, ऐसी भी कम्युनिटीज हैं, है ना। तो ये डिसएडवांटेज कम्युनिटी कही जा रही है, ट्राइब्स हो सकती हैं। अ टीचर शुड क्या करना चाहिए? इग्नोर कर देना चाहिए। इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस, यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते। टीचर की फॉर्म में आपको बच्चे को समझना है और हर बच्चे तक पहुंचना है। बी ऑप्शन है वर्क टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग ऑल कल्चरल डिफरेंसेस, यानी बच्चों में से कल्चरल डिफरेंसेस, सांस्कृतिक भिन्नताओं को ही खत्म कर दो और उनको रॉबर्ट्स बना दो, सारे एक जैसे दिखने चाहिए। ये भी गलत हो गया। रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंसेस आर नॉट डेफिसिट्स, कभी सांस्कृतिक भिन्नताएं मिटाने के लिए कार्य करना है। भाई मिटाना नहीं है, सांस्कृतिक भिन्नताओं के बावजूद या साथ उनको एक्सेप्ट करना है,
यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता की बात करनी है। खत्म नहीं कर देना है कि जो भी मैंने सीखा घर से, जो भी मेरा मान लीजिए धर्म है या मेरी जो भी रुचियां हैं या जो भी कल्चरल डिफरेंसेस हैं या जो भी कस्टम्स मेरे घर में फॉलो होते हैं, मान लीजिए मैं एक बच्चा हूं तो आप उनको खत्म कर देंगे, सबके यहाँ एक जैसा बना देंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये एक खराब बात हो गई कि आपको कल्चरल डिफरेंसेस को एलिमिनेट नहीं करना, सेलिब्रेट करना है। समझ पा रहे हो? एलिमिनेट नहीं करना, हटाना नहीं है, सेलिब्रेट करना है। सब बच्चे एक दूसरे के साथ घुल मिल करके सीख सकें। रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंसेस आर नॉट डेफिसिट्स, ये एकदम परफेक्ट बात है कि मानना चाहिए कि विभिन्नताएं कमियां नहीं है। यानी जो डिफरेंसेस हैं, भाई निशा को कोई और चीज पसंद हो सकती है, मुझे कोई और चीज पसंद हो सकती है, आप में से इतने सारे लोग हैं, खाने की भी अगर हम बात करें तो अलग अलग चीजें हमारी फेवरेट हो सकती है। अब ये जो डिफरेंसेस हैं ये कमियां नहीं है कि अरे तुम तो ये खाती हो तुम तो कम हो गई, या तुम्हें तो ये वाला कलर पसंद है तो तुम ये कपड़े पहनती हो तो तुम अच्छी नहीं हो, या मैं अच्छी हूं या मैं अच्छी नहीं हो तुम अच्छे हो। भाई डिफरेंसेस, अंतर है ये एक तरह का। घर में दो भाई बहन भी हैं, ट्विंस भी हैं, तब भी सारी चीजें सेम पसंद होंगी, सब सेम सब्जेक्ट में जो है इंटरेस्ट रखेंगे, या एक बच्चा जो है पढ़ने में बहुत अच्छा है दूसरा भी होगा ही, जरूरी नहीं है। हो सकता है उसका किसी और क्षेत्र में इंटरेस्ट हो या फिर वो अलग तरीके से सीखता हो, है ना। तो डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करना है और उनको डेफिसिट नहीं मानना है, यानी कमी नहीं है वो कोई कि बच्चे में ही कमी है, कोई फॉल्ट हो गया है, वैसा नहीं है। आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु कैन लर्न एंड फोकस ऑन देम ओनली। ओनली का मतलब है एक तरफ लेके जा रहा है क्वेश्चन आपको, यानी सिर्फ उन बच्चों को पहचानो जो सीख सकते हैं और बाकियों को मत पहचानो। तो ये हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में भी पढ़ा था कि हर बच्चे में सीखने की क्षमता होती है, यानी एवरी चाइल्ड हैज एन एबिलिटी टू लर्न, उसके अंदर एक क्षमता है सीखने की, बस आपको सिखाने का तरीका ढूंढना है। तो सी ऑप्शन सही है कि यह मानना चाहिए कि विभिन्नताएं कमियां नहीं होती हैं। ठीक है ना, अलग वो हैं वो बच्चे, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमियां हैं, मिटा नहीं सकते हैं आप। यहाँ पे ये नहीं कहा है कि डेफिसिट जो उनका हाशिए पे होना है उसको मिटाना है, नहीं, उनको इंक्लूड कैसे करना है उसकी बात हुई है। आप कोई पॉलिटिशियन थोड़ी है कि सब कुछ परिवर्तन वैसे वाला कर देंगे, आप सारी व्यवस्थाएं बदल देंगे। आप बच्चों को कम से कम अलग थलग ना महसूस कराएं, उसको सिखा पाए अच्छे से, आपका ये काम है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रमोट लर्निंग इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी कैसा क्लासरूम, समावेशी कक्षा कक्ष, जहां सबको सिखाने की बात हो रही हो, एजुकेशन फॉर ऑल का नारा हम यहां पे लगाते हैं। तो कौन सा एक तरीका है जो इंक्लूसिव क्लासरूम को प्रमोट करेगा? पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है कॉम्पिटिटिव ईथॉस, यानी ऐसा माहौल, ऐसी संस्कृति जहां सब कंपटीशन कर रहे हो, कट थ्रोट कंपटीशन हो, मेरा एक नंबर तेरे से ज्यादा और मैं तेरे से बढ़िया, ये वो, मतलब कंपटीशन 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 नहीं, कोलैबोरेशन की तरफ लेके जाना है बच्चे को। कोलैबोरेटिव लर्निंग पॉजिटिव है, स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन नहीं, हमें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन चाहिए, अलग अलग बच्चे के इंटरेस्ट एप्टीट्यूड के अनुसार हम सिखाएंगे। स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब होता है एक जैसा सभी के लिए, एक जैसा इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, आप भेदभाव नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक जैसा कर देना है सबका, जो भी हिसाब किताब है, पढ़ने का तरीका, वॉटएवर। रिजिड असेसमेंट, रिजिडिटी तो भैया अपने आप में इतना नेगेटिव वर्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हमें, आकलन करने के भी तरीके हमारे फ्लेक्सिबल यानी लचीले होने चाहिए, रिजिड या सख्त या ठोस नहीं होने चाहिए, जिनमें कोई परिवर्तन की संभावना ही ना बचे। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग यहाँ सबसे बेहतर तरीका है कि समावेशी शिक्षा, यानी अलग अलग तरह के बच्चे होंगे और सबको आप इंक्लूड कर रहे हैं, कोलैब करके एक ग्रुप में मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग होगी एक तरह की, कि आप मिक्स एबिलिटीज वाले बच्चों को सिखा रहे हैं या मिक्स्ड इंटरेस्ट है, किसी को किसी चीज में इंटरेस्ट है। एक बच्चा है आपके ग्रुप में जो व्हीलचेयर से आता है, दूसरा बच्चा है जो गिफ्टेड है, तीसरा बच्चा है कोई और, उसको मान लीजिए विजुअली चैलेंज है। तो अलग अलग तरह के बच्चे एक ग्रुप में बैठे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव accommodations in the classroom environment as per the needs of students with locomotor disabilities। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज का मतलब होता है वो डिसेबिलिटीज जो हड्डियों से रिलेटेड है, जिसमें मूवमेंट की क्षमता प्रभावित होती है बच्चे की, चलना फिरना, दौड़ना भागना, इन सब में दिक्कत हो सकती है। जो आपके क्या बोलते हैं उसको, बैसाखियों से आ रहा है कोई बच्चा, कोई व्हील चेयर पे हो सकता है, तो चलने फिरने या हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम इसमें लोकोमोटर में होती है, यानी मोटर एक्टिविटीज को करने में, गत्यात्मक एक्टिविटीज को करने में, चलने फिरने में, मूवमेंट वाली जो भी एक्टिविटीज होंगी या मूवमेंट होगा वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है प्रोविजन ऑफ बैरियर फ्री एनवायरमेंट, यानी ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करें आप स्कूल में कि एक बच्चा जो स्ट्रेचर से आता है वो बेसिकली वो भी एक रैंप बना हुआ है स्कूल में, सीढ़ियों की जगह, मतलब एक बच्चा जो चल नहीं सकता वो भी उसके थ्रू आ जाएगा, वो बैरियर नहीं बन रहा है एनवायरमेंट के, वो तो फर्स्ट फ्लोर पे जा ही नहीं पाएगा, जो व्हीलचेयर से आ रहा है वो भी जा पाएगा, जो बच्चा दौड़ के चला जाता है वो भी जा पाएगा। तो बैरियर फ्री एनवायरमेंट हो गया, यानी बाधा मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करना कि आपके यहाँ अगर आप मेट्रो में भी जा रहे हैं तो बेशक अगर आप चल फिर नहीं सकते तब भी एक लिफ्ट का प्रावधान है, या और इस तरह की चीजें हैं। मेट्रो के अंदर भी आप देखते हैं कि एक स्पेस है जहां पे जो भी व्हील चेयर वाले व्यक्ति हैं या किसी को चलने फिरने में या लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो वो वहां उस रिजर्व्ड एरिया में
खड़े हो सकते हैं या अपने आप को स्थापित कर सकते हैं उस समय के लिए। ठीक, तो ये एनवायरमेंट कैसा हुआ, बैरियर फ्री, रुकावट नहीं है, एनवायरमेंट रुकावट नहीं बन रहा, एटलीस्ट आपकी प्रॉब्लम के साथ एनवायरमेंट तो खराब ना हो, कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट देना बच्चे को, जिसको हम सुगम्य वातावरण भी कह सकते हैं। धन्यवाद यशिका मेहता। देखिए बी ऑप्शन है एंश्योर फ्री मूवमेंट बाय प्लेसिंग फर्नीचर इन लेस रेस्ट्रिक्टिव मैनर। भाई फर्नीचर को ऐसे प्लेस मत करिए कि एक बच्चा जो चल फिर के नहीं जा सकता है या फर्नीचर को साइड में करके नहीं जा सकता, उसको जाने को जगह ही ना मिले। जो क्लासरूम में सिटिंग अरेंजमेंट होता है ना, तो उतना स्पेस होना चाहिए सारी जो भी रोज हैं और कॉलम्स हैं उनके बीच में, कि बच्चा मूव कर सके, वो बच्चा भी जिसको चलने फिरने में दिक्कत है, अटक के गिरे ना कहीं। बात सही है। लेस रेस्ट्रिक्टिव मैनर का मतलब है कि कुर्सी मेज को कम प्रतिबंधात्मक तरीके से रखकर, यानी ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट हो जहां फ्रीली मूव कर सके हर एक बच्चा। फॉलो मल्टीपल मेथड्स ऑफ असेसमेंट। भाई जब सिखाने के तरीके डिफरेंट होंगे तो आकलन के तरीके, टेस्ट करने के भी तरीके मल्टीपल हो सकते हैं। बात तो सही है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों यहां सही हो जाते हैं। इसके साथ हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर है 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टिपिकल इंडिकेटर्स ऑफ क्रिएटिविटी, यानी रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक, यानी किन संकेतों को देख करके ये आप मान जाएंगे कि ये जो है ये बच्चा रचनात्मक है या बच्चा क्रिएटिव है। फटाफट से बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टिपिकल, लड्डू ही लगेगा क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है और सही से पढ़ के समझ रहे हैं क्वेश्चन को। बस 2 ही चीजें चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक को कौन से हैं? नीड फॉर रिपीटेड प्रैक्टिस, यानी बार बार प्रैक्टिस कराते रहो, जिसको ड्रिल एंड प्रैक्टिस कह देते हैं। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन रचनात्मकता का मतलब है कुछ डिफरेंट करना। यहाँ पे प्रैक्टिस और रिपीटेड प्रैक्टिस, अंतहीन प्रैक्टिस की आवश्यकता उतनी नहीं होती। इनेबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, यानी बच्चा जो है कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर सकता, तो ये तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। क्रिएटिव बच्चा कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, तभी वो कुछ नया सोचेगा। रिस्क टेकिंग बिल्कुल जरूरी होती है कुछ नया, कुछ डिफरेंट करने के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, एक आइडिया काम नहीं किया दूसरा नहीं तो तीसरा। इंटॉलरेंस फॉर बोर्डम, बिल्कुल सही बात है कि जो व्यक्ति क्या है, बोरियत के लिए असहिष्णु है, यानी बोर नहीं हो सकता, कुछ नया चाहिए उसको टाइम टाइम पे। तो ये क्या हो गया? हम ये कहेंगे कि इसको छोड़ दें अगर हम नीड फॉर रेपिटेड प्रैक्टिस को, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इनेबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, यानी ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता होती है, ये भी गलत हो गया। फर्स्ट सेकंड को हटा दीजिए, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हमें सही लग रहे हैं। कहीं ऑप्शन में है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन इजी था अपने आप में, लेकिन ये ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन ऐसा देंगे कि आप फंस सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, पढ़ेंगे क्या है कहानी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है टू प्रमोट इंक्लूजन इन एजुकेशन अ टीचर शुड क्रिएट अ क्लास एनवायरनमेंट विच, यानी अगर आपको इंक्लूजन को एंश्योर करना है कि सभी बच्चे इंक्लूडेड महसूस करें, सभी बच्चों को समावेशन के लिए बढ़ावा देना है, तो एक अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए। कैसा कक्षा वातावरण? कि हर बच्चा सीख सके, चाहे वो उसका आईक्यू कितना भी हो, या मतलब गिफ्टेड है या एवरेज आईक्यू वाला बच्चा है, या फिर बॉर्डर पे भी कहीं है, किसी बच्चे को कोई समस्या है, चलने फिरने में हो सकती है, देखने में हो सकती है, सुनने में हो सकती है, हर तरह का बच्चा सीख पाए। तो पहला ऑप्शन है नर्चर्स एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता के प्रति ग्रहण को पोषित करना। यानी डाइवर्सिटी यानी एक विभिन्नता हो सकती है, सब एक जैसे नहीं होंगे, इस चीज को एक्सेप्ट करना बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, इससे हर बच्चे को आप इंक्लूड कर पाएंगे। प्रमोट्स स्टीरियोटाइप्स एंड लेबलिंग, ये एकदम नेगेटिव वर्ड होता है, लेबल करना, बच्चे पे ठप्पा लगाना, तुम बेस्ट हो, तुम खराब हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम इस जाति से हो, इस समूह से हो, लड़कियां नहीं सीख सकती, ये स्टीरियोटाइप्स हो गए, फिर गड़बड़ हो गया मामला। नर्चर्स एंटिटी बिलीफ अबाउट एबिलिटी, यानी कि योग्यता के बारे में सत्व धारणा को पोषित करना। हो सकता है कि नहीं हो सकता, कि मतलब एबिलिटी तो फिक्स्ड होती है, ऐसा भी हम एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। प्रमोट्स कॉम्पिटिटिव फीलिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स, ये भी खराब बात हो गई। तो इंक्लूसिव एनवायरनमेंट उसी को कहेंगे जहां पर विविधता के प्रति ग्रहण को पोषित करने की भावना हो, यानी एक्सेप्टेंस है कि बच्चों में डाइवर्सिटी हो सकती है, सबको एक जैसे होने की जरूरत नहीं है, रोबोट्स बनने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये क्या कहता है भाई? फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, यानी ऐसे बच्चे जो हाशिए पर हैं, जो वंचित समूह वर्ग से आते हैं, किसी भी जाति संप्रदाय, आर्थिक स्थिति, भाषा, किसी भी आधार पे जिनको हाशिए पर रखा गया है, उनको समावेशित करने के लिए कौन सा तरीका जो है आपका बेहतर होगा? बताइए। पिछड़े वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? टीच देम इन अ सेपरेट सेक्शन, बच्चे को सेपरेट नहीं करना है। इंक्लूजन में सेग्रीगेशन, अलगाव नहीं चाहिए, इंक्लूड करना है।
अलग थलग नहीं करना, एक्सक्लूजन नहीं लेके आना, एक्सक्लूसिव नहीं बनाना। प्रमोट सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमॉन्ग देम, यानी वो बच्चे भी बिलोंग्ड महसूस करें कक्षा में, उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए कि वो चाहे किसी भी वंचित समूह से आ रहे हो, पिछड़े वर्ग से आ रहे हो, उनको कक्षा में आकर के लगे यार ये तो मेरे ही लोग हैं, या टीचर मुझे भी इंपॉर्टेंस देती है, या मैं भी अपने दोस्त बना सकता हूं यहाँ पे, तो उनको एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार्यात्मकता का भावना आनी चाहिए उनमें। इग्नोर कर देंगे, इग्नोर करने से सॉल्यूशन नहीं निकलता। मेक ट्यूशन टेकिंग आफ्टर स्कूल कंपलसरी, जो बहुत स्कूल्स में होता है कि नंबर चाहिए तो ट्यूशन पढ़ लो स्कूल के मास्टर से या मास्टरनी जी से, तो ये एक गड़बड़ अप्रोच है। तो बी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर यहां हो जाता है इस हिसाब से, जहां एक्सेप्टेंस की बात हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये कहता है स्टूडेंट्स विद डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया समझते हैं, कैलकुलेशन से संबंधित है, बोलने में ही पता लग रहा है हमें, गुणन वैफल्य या गुणज वैफल्य कह देते हैं इसको। तो गुणज का मतलब क्या है, गणना करने से संबंधित है। डिसकैलकुलिया मतलब, डिस का मतलब होता है डिसफंक्शनैलिटी, यानी ठीक से फंक्शन ना कर पाना किसी चीज का, और कैलकुलिया का मतलब कैलकुलेशन से है यहाँ। तो गणना करने में समस्या है, और गणना करना कहाँ आता है, गणित में आता है। तो वो बच्चा जिसको डिसकैलकुलिया है उसको कहाँ चैलेंज महसूस होगा, चुनौती कहाँ महसूस होगी, गणित में होगी ऑफकोर्स। एंड डिस्प्लेक्सिया थोड़ी एक रनिंग वगैरह में होगी, ड्राइंग में होगी, वो मोटर स्किल्स में डिस्प्लेक्सिया में ऐसा हो जाता है, सिंगिंग का हमने कोई डिसऑर्डर ऐसा सच पढ़ा नहीं है, तो गणित में है यहाँ पे जो बात है। डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन से जोड़ सकते हो, कैलकुलेशन कहाँ होती है, गणित में हो सकती है। बच्चे को मान लीजिए ये कुछ क्या करना था, ऐड करना था, तो वो अब गड़बड़ ऐड कर सकता है, कैलकुलेशन में उसको प्रॉब्लम हो सकती है, आगे पीछे कर सकता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें डिसेबिलिटी के भी सारे क्वेश्चन जो इस बार के आए हुए हैं इंपॉर्टेंट, वो सब इंक्लूडेड हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस बिकम अ बैरियर फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इंपेयरमेंट, यानी कौन सी एक चीज रुकावट बनेगी उन बच्चों के लिए जिनको दृष्टि बाधिता है, जिनको देखने में समस्या है। ब्रेल बुक्स, ब्रेल बुक्स लुई ब्रेल ने बनाई थी, और बुक्स नहीं बेसिकली ब्रेल लिपि जो है, ब्रेल स्क्रिप्ट जो है, जिसको टच करके उभरे हुए डॉट्स होते हैं, 6 डॉट बेस्ड होती है, और जिसको आप टच एंड फील करके पढ़ सकते हैं, टेक्टाइल मटेरियल भी कह सकते हैं, यानी जिसको टच और फील किया जा सके। ब्रेल, ये दोनों बहुत पॉजिटिव बातें हैं उन बच्चों के लिए जिनको दृष्टि बाधिता है या विजुअली चैलेंज्ड हैं या देख ही नहीं सकते बिल्कुल। तो ब्रेल लिपि भी इंपॉर्टेंट है, टेक्टाइल मटेरियल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो टच और फील कर पाएंगे। असिस्टेंस ऑफ स्क्राइब, यानी स्क्राइब आप समझते हैं ना, लिपिक की मदद, भाई जो बच्चा देख नहीं सकता तो वो अपने साथ एक स्क्राइब लेके जा सकता है जो लिख दे उसके लिए और वो बोल दे। सही है, ये भी पॉजिटिव बात है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी इंक्लूड होगा, विजुअल इंपेयरमेंट वाला बच्चा है, हेल्प मिलेगी उसको। लेकिन रिटर्न एग्जाम्स ऐसे बच्चों के लिए बिल्कुल भी लाभकारी नहीं माने जाएंगे, क्योंकि जिस बच्चे को देखने में पहले ही समस्या है, जिस बच्चे को देखने में समस्या है या बिल्कुल नहीं देख सकता, उसको रिटर्न एग्जाम्स देंगे, तो रिटर्न एग्जाम्स तो बिना देखे नहीं लिखे जाते, है ना। तो रिटर्न एग्जाम्स जो है वो सबसे खराब तरीका होगा यहाँ, तो ये एकदम खराब तरीका है, ये बैरियर बन जाएगा, रुकावट बन जाएगा बच्चे के सीखने में, जो बच्चे को देखने में समस्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स विद ऑटिज्म। ऑटिज्म वाले बच्चे को, स्वालीनता बोलते हैं हिंदी को ऑटिज्म में, विद्यार्थी को और स्वालीनता ग्रहित विद्यार्थी में क्या देखा जा सकता है, कौन सा गुण पाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है रेपिटेटिव बिहेवियर, बार 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 सेम बात को रिपीट करेगा, या फिर रेपिटेटिव बिहेवियर, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर भी इसको हम कह सकते हैं, या फिर बी ऑप्शन है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, यानी फ्लेक्सिबल होगा। हाई, ये होगा क्रिएटिविटी वाले बच्चे में, ये जो विशेषताएं हैं अलग अलग बच्चों की। हाई कम्युनिकेबल स्किल्स, ये गिफ्टेड बच्चे में भी हो सकती हैं। अर्ज फॉर फ्रीक्वेंट चेंजेस इन रूटीन, ये ऐसा नहीं होता, बल्कि ऑटिज्म वाला बच्चा ज्यादा रूटीन में चेंजेस बर्दाश्त नहीं कर पाता, फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं चाहिए। अगर उसके एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है, हर रोज नए लोग आकर के बैठ रहे हैं उसके रूम में, आज एक चीज से दूसरी चीज इधर उधर कर दी जा रही है, उसके दिमाग में डिस्टर्बेंस होता है। उसको अपनी जो एनवायरमेंट की सेटिंग है वो स्टेबल चाहिए, ठीक है ना। तो ये पुनरावृत्तीय व्यवहार है, एकमात्र यही चीज सही है, बाकी सारे ऑटिज्म के बारे में बिल्कुल भी सही नहीं है। तो रेपिटेटिव बिहेवियर, इसको दूसरे शब्दों में एक बार D+B में भी ये पूछ लिया गया था, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर भी कहते हैं। स्टीरियोटिपिकल का मतलब क्या है, रेपिटेटिव है वो चीज, चली आ रही है। स्टीरियोटिपिकल का मतलब क्या है, रूढ़िबद्ध हो गई है, बार 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 सेम चीज वो रिपीट करेगा अपने व्यवहार में, अपने भाषा में। तो पुनरावृत्तीय व्यवहार बहुत होता है ऑटिस्टिक बच्चे में, ये एक तरह की डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो गया कि जन्म से ही पता लग जाता है, मतलब जीवन के शुरुआत के 5-6 साल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा एक बार, इसमें माय नेम इज खान वाला एग्जांपल आप ले सकते हो, उनको कोई और स्पेसिफिक था बट इसी के अराउंड कुछ एक डिसेबिलिटी थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रेशमा स्टार्टेड टू रीड इंडिपेंडेंटली, यानी रेशमा एक बच्ची है जिसने स्वतंत्र रूप से पढ़ना शुरू कर दिया, किस उम्र में, 3 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 3 years, and has read every book she could get her hands on,
जो भी किताब उसको मिलती थी घर में, भाई की, बहन की, चाचा की, मम्मी की, जो भी जिसकी भी किताब उसको जहां मिलती थी वो फटाफट से पढ़ना शुरू कर देती थी। रेशमा इज शोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किस चीज के, 3 साल की उम्र में। यहाँ हम कह रहे हैं जो हमारा FLN है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, गवर्नमेंट कह रही है कि भैया 9 साल की उम्र तक कम से कम पढ़ना लिखना और बेसिक अर्थमेटिकल स्किल्स सिखा दो बच्चे को, क्योंकि उस उम्र तक भी नहीं आ पा रही है, कई बच्चों में कक्षा 3 तक भी नहीं आ पा रही है, और यहाँ ये 3 साल की उम्र में पढ़ना शुरू कर दे रही है, मतलब समय से पहले है। समय से पहले मतलब मेंटल एबिलिटी बाकी बच्चों से शायद ज्यादा है, तो इसको गिफ्टेडनेस कहते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे को तो अपने एनवायरमेंट में सेटल करने में दिक्कत होगी। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित एक विकार है, तो डिसलेक्सिया कैसे होगा भाई बच्चे को जो फटाफट से पढ़ ले रहा है सब कुछ। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कोई बौद्धिक अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता होगी, तो ये तो लक्षण किस चीज का है कि बच्चे में कुछ विलक्षणता है, कुछ गिफ्टेड है वो, है ना, तो प्रतिभाशीलता है, अपनी उम्र से आगे चल रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन। IQ क्या होगा, 130 प्लस भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, थोड़ा सा लेंदी है बट जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूजन इज नॉट करेक्ट, यानी समावेशन के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। पहला ऑप्शन है इट रिगार्ड्स इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एज कनेक्टेड प्रोसेसेस, यानी जो समावेशन है वह इंक्लूजन और एक्सक्लूजन को कनेक्टेड मानता है कि कुछ बच्चों को अलग कर दो, कुछ को साथ ले आओ, ये इंक्लूजन है और इसी को कनेक्शन कहेंगे। नहीं, inclusion is focused on adapting the curriculum for a specific group of students who are disabled. अच्छा सॉरी, it regards inclusion and exclusion as connected processes, यानी यह समावेशन व अपवर्जन को परस्पर जुड़ी प्रक्रियाओं के रूप में देखता है कि मतलब अगर आप एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव करोगे, ठीक है मान लिया हमने, देखता होगा नहीं भी देखता होगा, बट बिल्कुल गलत इसको एकदम से नहीं कह सकते हम कि एकदम खराब बात हो गई। फिर देखते हैं, इंक्लूजन इज फोकस्ड ऑन अडेप्टिंग द करिकुलम फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु आर डिसेबल्ड। अब ये बात निश्चित रूप से गलत है। इसमें आप कह सकते हो कुछ हद तक इंक्लूडेड है कि आप बच्चों को बिल्कुल एक्सक्लूसिव फील करा दो और इंक्लूजन को लेकर के आओ, हालांकि 2 इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस हैं, बट ये एक क्लास में भी हो सकता है ऐसा कि इंक्लूसिव में भी आप एक्सक्लूसिव फील करा दे रहे हो बच्चे को, पॉसिबिलिटी है। लेकिन बी में 0% पॉसिबिलिटी है कि इंक्लूजन इज फोकस्ड ऑन अडेप्टिंग द करिकुलम फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु आर डिसेबल्ड, यानी समावेशन केवल एक खास वर्ग के व्यक्ति जो दिव्यांग हैं उनकी जरूरतों के अनुरूप पाठ्यचर्या के अनुकूलन पर केंद्रित है। ये बात एकदम खराब हो जाएगी कि कुछ स्पेसिफिक ग्रुप के लिए इंक्लूजन होता है, हर तरह के बच्चे के लिए, फॉर ऑल चिल्ड्रन, तो ये तो 100% गलत है, इसमें डाउट नहीं है। फिर भी बाकी के 4 ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। इंक्लूजन बेनिफिट्स ऑल स्टूडेंट्स, यही सही बात है। इंक्लूजन इज अ प्रोसेस इन विच अ स्कूल अटेम्प्ट्स टू रिस्पॉन्ड टू ऑल स्टूडेंट्स एज इंडिविजुअल्स, यानी हर एक बच्चा अपने आप में एक व्यक्तिगत अपनी क्षमता लेकर के आता है या एक व्यक्ति है, इस बात को हम महत्वपूर्ण मानते हैं। तो समावेशन केवल एक खास वर्ग के व्यक्ति जो दिव्यांग है उनकी जरूरतों के अनुरूप पाठ्यचर्या के अनुकूलन पर केंद्रित है, ऐसा कहना गलत होगा क्योंकि ये सभी के लिए है। ठीक है, समावेशन व अपवर्जन को परस्पर जुड़ी प्रक्रियाओं के रूप में देखा जा सकता है, ये संभावना है। तो गलत क्या है, बी ऑप्शन। जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्योंकि आपको एग्जैक्ट गलत ढूंढना है। थोड़ी बहुत जो मान लीजिए हम बहुत ज्यादा सहमत नहीं है ए ऑप्शन से भी, लेकिन वो है तो एक क्लासरूम के अंदर ही ना, एक्सक्लूजन और इंक्लूजन पॉसिबल है कि आपने कुछ ग्रुप अलग बना दिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फटाफट से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है असर्शन। ये बड़े क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। कथन और तर्क। कथन क्या है, इन अ क्लासरूम ऑफ डाइवर्स लर्नर्स, यानी एक विभिन्नता वाली कक्षा में जहां अलग अलग प्रकार के बच्चे निवास करते हैं या हैं प्रेजेंट, ठीक है ना। इन अ क्लासरूम ऑफ डाइवर्स लर्नर्स, यानी विविध विद्यार्थियों की कक्षा में शिक्षकों को यथोचित स्वायत्तता देनी चाहिए और पाठ्यचर्या और आकलन प्रणाली को लचीला बनाना चाहिए। यानी डाइवर्स लर्नर से अलग अलग तरह के बच्चे और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, 100% बच्चों को इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, करिकुलम भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसका रीजन क्या है, चिल्ड्रन लर्न बेटर व्हेन दे टेक ओनरशिप एंड देयर लर्निंग नीड्स आर अकोमोडेटेड, यानी बच्चे बेहतर तब सीखते हैं जब वह प्रभुत्व लेते हैं। प्रभुत्व का मतलब यहाँ क्या है, ऑटोनॉमी, फ्रीडम उनको महसूस हो रही है और ओनरशिप ले रहे हैं अपने काम की, कि वो जिम्मेदार हैं कि बेटा ये वाला असाइनमेंट कल करके लाना है, ये वाली एक्टिविटी खुद से करके दिखा दो एक बार, है ना। उनकी लर्निंग नीड्स को भी हम ध्यान में रख पा रहे हैं। तो ये बात एकदम सही है, दोनों ही बातें सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसलिए हम कहेंगे कि ए ऑप्शन यहाँ सही है। दोनों बातों में से कुछ भी गलत नहीं है और दोनों एक ही दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा एक बार, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज का एग्जाम्पल पूछा है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी टू एड मोबिलिटी, यानी कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को गतिशीलता में मदद करेगा। गतिशीलता समझ रहे हो, मोबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की जो क्षमता है उनको, उसको प्रमोट करेगा। ऐसा बच्चा हो सकता है जिसको चलने फिरने में दिक्कत हो, तो उसके लिए मोबिलिटी में कौन सी चीज सहायक होगी, वॉकिंग स्टिक,
यानी कि छड़ी, जो छड़ी लेकर के चलते हैं वो, या ब्रेल सिस्टम, मोबिलिटी की बात हो रही है, यानी बच्चे को चलने फिरने में समस्या होगी, हमें मोबिलिटी बढ़ानी है, तो ब्रेल सिस्टम से मोबिलिटी नहीं बढ़ जाती है, हियरिंग एड से मोबिलिटी नहीं बढ़ जाएगी, कान में ही लग जाएंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास से कोई चीज आप देख सकते हैं बड़े लेंस में, बट मोबिलिटी नहीं बढ़ जाएगी उससे। तो वॉकिंग स्टिक, यहाँ पे आपका व्हीलचेयर हो सकती थी, कोई भी ऐसा साधन जिससे मोबाइल हो सके बच्चा, या थोड़ा सा गतिशील हो सके, चल फिर सके, एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसको आसानी हो। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि 74% लोग दे भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, पूछा है कौन सी एक स्ट्रेटेजी है, मुझे लग रहा है वो वाला जो ऑप्शन था ना उसमें दोनों सही है। ऐसे आज 2-3 क्वेश्चन हैं जिसमें सीटेट ने खुद 9 दे दिया है जवाब, मतलब फ्री का नंबर मिला है उसमें, क्योंकि 2 ऑप्शन सही है या 2 ऑप्शन गलत है। तो वो जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें ए ऑप्शन भी गलत होने की पूरी संभावना है, लेकिन उन्होंने वो उसमें फिर फ्री नंबर दिया है। ये मुझे अभी याद आया जब मैं आपसे ये डिस्कशन कर रही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू एंगेज स्टूडेंट्स विद विजुअल चैलेंजेस, यानी दृष्टिबाधित बच्चों को इंक्लूड करने के लिए कौन सी एक प्रभावी तकनीक नहीं है, बताइएगा। पहला ऑप्शन है प्रोवाइड लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट इन द क्लासरूम, यानी कैसा कक्षा में वातावरण हो कम प्रतिबंधात्मक, यानी बच्चे को समस्या कम से कम हो, उसको आगे बिठा रहे हैं जिसको देखने में समस्या है, ब्रेल लिपि का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई और टेक्नोलॉजी हो सकती है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। गो स्लो मैम, अच्छा ठीक है पवन। देखिएगा तो कौन सा एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं है जब हम विजुअली चैलेंज्ड बच्चे को इंक्लूड कर रहे हैं। प्रोवाइड लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव, यानी रेस्ट्रिक्शन कम से कम हो, रेस्ट्रिक्शन का मतलब है समस्या कम से कम हो बच्चे को सीखने में। बी ऑप्शन है एलिमिनेट अननेसेसरी ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम क्लासरूम, यानी बेवजह के जो ऑब्स्टेकल्स हैं, समस्याएं हैं, शोर आ रहा है कहीं से, या ऐसी कुछ सिटिंग पोजीशन खराब है या अरेंजमेंट खराब है, तो उसको आप ठीक कर रहे हैं। प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट्स इन मल्टीपल वेज, एक तरीके से नहीं मल्टीपल वेज में समझाते हैं, ताकि जिसको एक तरीके से समझ ना आया हो क्या पता दूसरे तरीके से आ जाए। फोकस ऑन सेग्रीगेशन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ऑलवेज मेक देम सिट सेपरेटली, देखो ये सेपरेशन वर्ड, सेग्रीगेशन वर्ड, ये अगेंस्ट है इंक्लूजन के प्रिंसिपल के। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का जस्ट ऑपोजिट है सेग्रीगेशन, एक्सक्लूसिव एजुकेशन या सेपरेशन, अलग थलग नहीं करना होता। तो कौन सा तरीका इफेक्टिव नहीं है, तो यही है वो ऑप्शन डी ऑप्शन, विद्यार्थियों के पृथकीकरण को ध्यान में रखकर उन्हें हरदम अलग बिठाना। ये क्या हो गया, यही एक गलत तरीका है बच्चों के साथ डील करने का। वो बच्चे जो विजुअली चैलेंज्ड है या कोई भी बच्चा यहाँ पे जिसको अलग थलग कर रहे हैं, वो गड़बड़ ही हो जाता, चाहे क्वेश्चन किसी पे भी आ जाता। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, व्हाट इज क्रिएटिविटी, रचनात्मकता क्या है। पहला ऑप्शन है एबिलिटी टू क्रिएट और डिस्कवर समथिंग दैट इज नोवल। इस क्वेश्चन में भी पंगा है, इसमें आप आंसर देंगे ना तो दिक्कत होगी। एबिलिटी टू क्रिएट और डिस्कवर समथिंग दैट इज नोवल, यानी कुछ नया डिस्कवर करना, कुछ मौलिक डिस्कवर करने की क्षमता। बात तो सही है, क्रिएटिविटी कहते हैं इसको। एबिलिटी टू रेपिटेटिवली परफॉर्म एन एक्शन विदाउट बीइंग बोर्ड, यानी आप रेपिटेटिवली किसी काम कर रहे हैं और बोर नहीं हो रहे। या फिर एबिलिटी टू रोट मेमोराइज सीक्वेंसेस ऑफ नंबर्स, गड़बड़ है बात। एबिलिटी टू डू कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये भी क्रिएटिविटी का लक्षण नहीं है, है ना। और आप बोर नहीं हो रहे, रेपिटेटिवली करते जा रहे हैं, ये भी हम नहीं कहेंगे कि क्रिएटिविटी का लक्षण है। कोई कुछ नया तभी तो सोचेंगे जब आप एक चीज करते हुए हमेशा तक नहीं चल सकते। तो कुछ ऐसा बनाना जो या खोजना जो कि मौलिक हो।